हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसका मैक्सिमम पोर्शन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है और उसके नोट्स भी अच्छे से बना लिए हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट आज अपन बात करते हैं जो बची हुई प्रोसेस थी उन सभी की। अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम की 5 प्रोसेस देखी थी। पहला इंजेशन यानी भोजन का अंतर्ग्रहण, सेकंड वाला डाइजेशन यानी उसका पाचन, थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, फोर्थ आता है एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण, और फिफ्थ आता है डिफिकेशन या फिर इजेशन जिसको अपन बोलते हैं बहिस्त्रावण। ठीक है। तो इन 5 प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने 2 प्रोसेस कवर कर ली। पहला इंजेशन यानी भोजन का अंतर्ग्रहण, जिसके अंदर कंप्लीट अपने एलिमेंट्री कैनाल वगैरह देख ली थी। देन आता है डाइजेशन, इसके अंदर अपन ने डाइजेस्टिव जूस के बारे में पढ़ा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, और भी बहुत कुछ आप लोगों ने जाना इसके अंदर। तो जो मैक्सिमम पार्ट होता है डाइजेशन वाला, वहीं से सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है। तो रिमेनिंग वाला पोर्शन आज अपन कवर करते हैं थर्ड प्रोसेस को लेकर, जिसका नाम है अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अब ये क्या होता है अवशोषण, तो ध्यान समझना कि जो पाचन के बाद जो उसका लास्ट वाला प्रोडक्ट होता है, जैसे शुगर हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, या फिर ऐसे सिंपल कंपोनेंट्स जो आहार नाल की उपकला कोशिकाओं द्वारा रक्त में या फिर लिम्फ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। समझना इसको ध्यान से। जैसे अपन ने कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखा था, उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद उसकी लेयर देखी थी। सबसे बाहर अपन ने सीरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोजा, देन इनर वाली म्यूकोजा लेयर। ये जो म्यूकोजा लेयर होती है, इसकी जो लेयर होती है अंदर वाली, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। ठीक है। तो याद रखना, उसकी जो सेल होती है उसको उपकला कोशिका बोलते हैं, अपन एपिथेलियल सेल बोलते हैं। उन्हीं सेल के थ्रू या तो जो फूड का कंपोनेंट होता है जो सिंपल फॉर्म में है, या तो वो ब्लड के अंदर ट्रांसफर होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, या फिर लिम्फ के अंदर ट्रांसफर होता है लिम्फ वेसल्स के थ्रू। क्लियर हो गया। यानी 2 वे हमारे पास है जिनके थ्रू भोजन का ट्रांसफर होता है या अवशोषण होता है। तो कौन कौन से भोजन का भाग या कौन कौन से भोजन का पार्ट कि ब्लड के अंदर जाएगा या फिर लसिका के अंदर जाता है, तो ये भी अपन लोग सीखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से समझना। या तो ब्लड वेसल्स के अंदर से, या तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड के अंदर जाता है, या फिर लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ के अंदर ट्रांसफर होता है। तो जितना भी वाटर सोल्यूबल वाला भाग है फूड का, भोजन का, वो सभी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र होता है। और जितना भी वाटर इनसोल्यूबल वाला भाग है वो लिम्फ वेसल्स के थ्रू, जिसको अपन लैक्टियल भी बोलते हैं, लैक्टियल डक्ट, ठीक है, इसके थ्रू कहाँ जाता है, लिम्फ के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो वाटर सोल्यूबल के अंदर ध्यान से समझना, एक तो खुद वाटर हो गया, देन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हो गया, कौन कौन से, बी कॉम्प्लेक्स और सी, ठीक है, मिनरल्स वगैरह हो गए जिसको खनिज बोलते हैं अपन लोग, एमिनो एसिड हो गया, नाइट्रोजन क्षार हो गया, नाइट्रोजन बेस जिसको बोलते हैं, और सिंपल शुगर। ये सभी कंपोनेंट भोजन के ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है उनका। देन बात करते हैं लिम्फ वेसल्स या फिर लैक्टियल डक्ट के थ्रू, जो वाटर इनसॉल्युबल वाला पार्ट होता है फूड का, वो इनके थ्रू लिम्फ के अंदर ट्रांसफर होता है। जैसे फैटी एसिड हो गया, मोनोग्लिसराइड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गया, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। ये चारों विटामिन्स कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। क्लियर हो गया। ये तो हो गया इनके अवशोषण की भाग। अब जो अवशोषण होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो पैसिव अब्जॉर्प्शन और एक होता है एक्टिव अब्जॉर्प्शन। पैसिव अब्जॉर्प्शन और एक होता है एक्टिव अब्जॉर्प्शन। अब ये है क्या, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो निष्क्रिय अवशोषण होता है, ठीक है, निष्क्रिय जो अवशोषण होता है इसकी बात करते हैं। इसको विसरण भी बोल देते हैं। जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन का पदार्थ होता है, वो सांद्रता प्रवणता के साथ बिना ऊर्जा खर्च किए हुए अवशोषण होता है उसका। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर, निष्क्रिय अवशोषण के अंदर, विदाउट एनर्जी रिक्वायर्ड, याद रखना इस चीज़ को, विदाउट एनर्जी रिक्वायर्ड जो फूड के कंपोनेंट होते हैं जो सिंपल फॉर्म के अंदर है, वो
अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अगर वहीं अपन बात करते हैं सक्रिय अवशोषण की यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, तो उसके अंदर पदार्थों का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध किया जाता है। इसके दौरान एटीपी यानी कि एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो पैसिव के अंदर एनर्जी यानी एटीपी खर्च किए बिना अवशोषण होता है और इसके अंदर अवशोषण के दौरान ऊर्जा खर्च होती है। क्लियर हो गया। तो ये भी अपन को याद रखना है। अवशोषण दो प्रकार का होता है, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। देन नंबर बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट होते हैं उसके अंदर कौन कौन से चीज़ का अवशोषण होता है, कौन कौन से फूड के भाग का अवशोषण होता है। चलो बात करते हैं। तो इसको अपन डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा ताकि ईजी रहे हमारे लिए। तो ये कंप्लीट मेल एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाया है जो कि सिंपल फॉर्म के अंदर है। सबसे पहले बात करते हैं माउथ एंड बकल कैविटी की। तो माउथ और बकल कैविटी की बात करते हैं तो वहाँ पर ड्रग्स यानी औषधि और कुछ एल्कोहल का अवशोषण होता है। अगर मैं और ज़्यादा बात करता हूँ तो स्टेरॉइड वगैरह हो गया, ग्लिसरॉल वगैरह हो गया, आइसोप्रेनॉल हो गया, इनका भी अवशोषण यहाँ पर होता है। एक चीज़ और याद रखना, जो अपनी टंग होती है, जो अपनी जीभ होती है, उसकी निचली सतह बहुत ज़्यादा संवहनीय होता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड वेसल्स का ट्रैप यानी जाल बना हुआ होता है। वहाँ पर जो ड्रग्स होते हैं उनका अवशोषण बहुत फास्ट होता है। चीज़ को याद रखना, जो जीभ के नीचे अपन मेडिसिन रखते हैं ना उसका अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। देन बात करते हैं ईसोफेगस। तो यहाँ पर ना तो डाइजेशन होता है ना अवशोषण होता है, तो ये भी अपन को याद रखना। स्टोमक की बात करते हैं। तो स्टोमक की बात करें तो मैक्सिमम एल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है? स्टोमक के अंदर होता है मैक्सिमम एल्कोहल। देन बात करते हैं कुछ वाटर हो गया, सिंपल शुगर हो गया जैसे ग्लूकोन डी हो गया, ग्रेप्स अंगूर वगैरह हो गया, या फिर जो गन्ने का रस होता है उसका भी अवशोषण स्टोमक के अंदर हो जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैक्सिमम एल्कोहल का अब्जॉर्प्शन स्टोमक के अंदर होता है। आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, आपने मतलब सुना भी होगा कि कोई बंदा जो ड्रिंक करते हैं, ठीक है, जो अल्कोहल पीते हैं, तो वो एक बार के अंदर या एक साथ 3-4 बोतल पी सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल की। क्योंकि जैसे एक बोतल पीता है तो स्टोमक के अंदर मतलब कुछ समय बाद ही वो अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर से दूसरी बोतल पी लो, फिर से अब्जॉर्ब हो गया। तो ऐसे कंटिन्यूसली जो अल्कोहल होता है उसका अवशोषण होता रहता है। लेकिन वही बात करते हैं जल। तो पानी अपन लोग 1 लीटर पी लो भैया, इतनी जल्दी तो अवशोषण होता नहीं, तो पेट तो भरा रहता है पानी से, ठीक है। तो पानी अपन इतना ज़्यादा नहीं पी सकते, लेकिन अल्कोहल की तो बात ही खैर अलग है। चलो बात करते हैं आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। बात करते हैं ड्यूडेनम की, जो कि सी या फिर यू शेप्ड होती है। सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है? ड्यूडेनम के अंदर ही होता है। तो याद रखना मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। या फिर ऊपर से क्वेश्चन है कि भैया हरनाल के कौन से भाग में? तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। 2 आयन अपन को याद रखना है जिनका अब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम वाले भाग में होता है। कौन कौन से आयन? एक तो कैल्शियम आयन याद रखना है और दूसरा फेरस आयन अपन को याद रखना है। कैल्शियम आयन और फेरस आयन, इन दोनों का अवशोषण ड्यूडेनम वाले भाग में यानी ग्रहणी वाले भाग में होता है। देन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अदर पार्ट्स की, जैसे जेजुनम और इलियम। तो जेजुनम और इलियम इन्हीं दोनों पार्ट के अंदर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है। अगर ये ऑप्शन में अलग अलग दे रखा है तो अपन को टिक करना जेजुनम। जेजुनम वाले भाग में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है? जेजुनम के अंदर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है। मोस्ट ऑफ अगर सुपरफिशियल क्वेश्चन आए, ऊपर से क्वेश्चन पूछे कि भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के अंदर, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण वो भी छोटी आंत के अंदर, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। देन बात करते हैं इलियम वाले पार्ट की। तो इलियम वाले भाग के अंदर विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट, इन दोनों का अवशोषण होता है। विटामिन B12 याद रखना इस चीज़ का, विटामिन B12 जो कि नेज कारक होते हैं वो विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करते हैं। B12 साइलोकोबाल एमीन डेफिशिएंसी से परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा मेटल? कोबाल्ट धातु इसके अंदर पाया जाता है।
तो ये सारी बातें अपन को आनी चाहिए। देन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, बड़ी आंत की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जल की मात्रा जो बची हुई रहती है उसका अवशोषण हो जाता है, मिनरल्स वगैरह, और जो ड्रग्स रिमेनिंग होता है, बचा हुआ रहता है, उसका भी यहाँ पर अवशोषण हो जाता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि बड़ी आंत के अंदर सबसे ज़्यादा क्षमता होती है जल का अवशोषण करने की। सबसे ज़्यादा क्षमता किस में होती है? बड़ी आंत के अंदर होती है जल का अवशोषण करने की, लेकिन होता नहीं है क्योंकि इतना बचता ही नहीं है। मैक्सिमम जो वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाता है, छोटी आंत के अंदर ही भोजन का अवशोषण हो जाता है। क्लियर है? देन बात करते हैं फोर्थ प्रोसेस की, जिसका नाम है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। तो कोशिका के अंदर, कोशिकाओं में देखो स्वांगीकरण एक्चुअली है क्या, पहले तो ये समझते हैं। अपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद क्या हुआ, उसका डाइजेशन हुआ, पाचन हो गया, ओके। उसके बाद पाचन होने के बाद उसके जो सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब हो गए, कुछ ब्लड के अंदर चला गया, कुछ लिम्फ के अंदर चला गया, ठीक है। वहाँ से वो ट्रांसफ़र होते हैं हमारी बॉडी की हर उस सेल के पास, हर उस कोशिका के पास जिसको भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब कोशिका के पास भोजन जैसे पहुँचता है, वो कोशिका क्या करती है, उसका ऑक्सीकरण करती है। जैसे ग्लूकोज अपनी कोशिका के पास पहुंचा, फिर कोशिका क्या करेगी, उसका ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण करने से क्या प्राप्त होती है, एनर्जी। किस फॉर्म के अंदर, एटीपी के फॉर्म के अंदर। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इस फॉर्म के अंदर अपन को एनर्जी प्रोवाइड होती है, और ये जो ऊर्जा होती है वो बहुत सारे कार्य कंप्लीट करती है। जैसे कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया, उसको रिकवर करने के अंदर हम कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी अपन को चाहिए उसके लिए, और बॉडी की ग्रोथ के लिए भी ये सारे काम अपन को यहीं से कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन भी? तो फोर्थ प्रोसेस अपन ने कंप्लीट कर ली, 4 प्रोसेस अपन ने कंप्लीट। फिफ्थ प्रोसेस की, अगर मैं फिफ्थ प्रोसेस की बात करता हूं जिसका नाम है इजेशन या फिर डिफिकेशन, हिंदी में इसको बहिक्षेपण बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा हुआ है, उसे बॉडी से टाइम टू टाइम बाहर रिलीज करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है वो वॉलेंट्री प्रोसेस होती है, यानी अपने कंट्रोल के अंदर होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ऑर्डर का, इसमें गंध किस रीजन से आती है। तो इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखना है, जैसे इंडोल, एस्केटॉल, ट्रिप्टोफैन, H2S और अमोनिया। इनके कारण स्टूल के अंदर जो गंध होती है वो स्टूल के अंदर से आती है। मेन जो पॉइंट है वो आपको याद रखना, इंडोल, INDOLE, इंडोल। तो ये टर्म्स आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में देखा हुआ होगा, या मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये टर्म्स मिलेगा। मोस्ट ऑफ ये चाहे याद रखो या मत रखो, लेकिन इंडोल वाला टर्म्स आपको याद रखना है, ठीक है। स्टूल के अंदर ऑर्डर इस रीजन से आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फूड की। अब भैया पहले तो बात करेंगे ये फूड है क्या, भोजन किसको बोलते हैं, भोजन है क्या। तो फूड जो होता है वो बॉडी के अंदर समस्त पोषकों का समूह है। पोषक मतलब कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका ग्रुप होता है, समूह है होता है, जो शरीर के निर्माण के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, ऊर्जा प्रोवाइड करवाने के लिए आवश्यक होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं, फूड बोलते हैं। देन बात करते हैं, यदि भोजन के समस्त पोषक यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा जिसको अपन फैट बोलते हैं, प्रोटीन्स वगैरह बोलते हैं, अगर वो सही सही रेशियो के अंदर होता है, सही सही अनुपात के अंदर होता है, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। तो ये बैलेंस डाइट वाला फंडा क्या है, आज अपन इसको कवर अप करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट के बारे में सीखते हैं। तो बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, तो बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए 60 से 62% या फिर 3/5 भाग कुल भोजन का, ठीक है। 60 से 62% क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है, प्राथमिक स्रोत होता है ऊर्जा का, ये भी अपन को याद रखना है। देन बात करते हैं फैट यानी वसा। वसा जो होती है वो 15 से 20% होना चाहिए बैलेंस डाइट के अंदर। प्रोटीन होता है वो 20 से 22% होना चाहिए, जिसका अगर अपन पार्ट में बोले तो ये 1/5, ये भी 1/5 पार्ट्स होना चाहिए फूड का। अगर बात करते हैं सॉल्ट यानी लवण की बात करते हैं, तो ये हमें अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, आयरन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, आयोडीन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, सेलेनियम वगैरह। तो ये सारे जो लवण होते हैं वो हमें अल्प मात्रा में
जरूरी होते हैं। देन बात करते हैं वाटर यानी जल की बात करते हैं, तो ये तो भैया नेसेसरी है, तो सर्वाधिक विलायक के रूप में यूज करते हैं अपन लोग। और मानव शरीर के अंदर पानी की मात्रा कितनी होती है? 60 से 65% होता है। कई बुक के अंदर आपने देखा होगा 70% तक भी दे रखे, लेकिन अपन को 60 से लेकर 65% तक पानी की मात्रा पानी मानव शरीर के अंदर होना चाहिए। क्लियर है। देन बात करते हैं अपन विटामिन की, तो ये अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन, ये भी अपन को याद रखना है। देन इक्वेशन के फॉर्म के अंदर ऐसा आपको क्वेश्चन में देखा होगा कि भैया कार्बोहाइड्रेट नीचे लिख रखा है 3/5, फैट है वो 1/5, प्रोटीन है 1/5, तो ये रेशियो अपन को अच्छे से याद होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3/5 होता है, फैट होती है 1/5 होता है, प्रोटीन जो होती है बैलेंस डाइट के अंदर वो भी 1/5 होता है। तो अपन को ये सारे पार्ट्स याद रखने होंगे, सारी ये जानकारी अपन को होनी चाहिए बैलेंस डाइट के बारे में, ठीक है। देन अगर बात करते हैं अपन आगे डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर बात करते हैं हम डाइजेशन और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। डिसऑर्डर के अंदर अपन अगर बात करते हैं तो पहला डिसऑर्डर आता है प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, यानी कि प्रोटीन्स की कमी से होने वाले रोग। तो दो डिसऑर्डर अपन को याद होने चाहिए, एक तो क्वाशियोकर और दूसरा मेरेस्मस। अब 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले बात करते हैं अपन क्वाशियोकर की, तो यह रोग 1 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है, क्वाशियोकर रोग। और इसका रीजन क्या होता है? भोज्य पदार्थों की कमी और साथ ही साथ माता के शरीर में प्रोटीन के पदार्थों की या फिर प्रोटीन की कमी से भी ये रोग होता है बच्चे के अंदर। देन अगर इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो मानसिक तथा शारीरिक वृद्धि इसके अंदर रुक जाती है बच्चे की, शरीर के भार में कमी आती है, उसके जो हेयर होते हैं वो अबनॉर्मल होते हैं, असामान्य बाल होते हैं, चेहरे और पैरों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है जिसको अपन एडिमा बोलते हैं। यही मेन रीजन होता है एडिमा, याद रखना क्वाशियोकर के अंदर एडिमा होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ मेरेस्मस की, मेरेस्मस सेकंड वाला, ये 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है। इसका रीजन भी यही है, प्रोटीन या फिर कैलोरी की कमी होना लंबे समय तक। और अगर मदर द्वारा जो मिल्क फीडिंग कर रहे थे अगर वो टाइम से पहले रोक देते हैं तो इस रीजन से भी ये रोग देखने को मिलता है। अगर इसके अंदर मैं सिम्टम की बात करता हूँ मेरेस्मे के अंदर, ये भी मानसिक तथा शारीरिक वृद्धि इसके अंदर रुक जाती है, शरीर के वेट के अंदर कमी आती है, कंटिन्यूसली डायरिया होता रहता है, हेयर अब नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसके अंदर स्वेलिंग नहीं आती है हाथ और पैरों के अंदर। क्लियर है। इसके अंदर स्वेलिंग यानी एडिमा जैसी कोई भी सिम्टम देखा नहीं गया। तो ये दोनों डिजीज अपन को याद रखना, क्वाशियोकर और मेरेस्मस। नॉर्मली आपने क्वेश्चन किए भी होंगे कि क्वाशियोकर प्रोटीन की कमी से होता है, मेरेस्मस भी प्रोटीन की कमी से होता है, तो दोनों डिजीज अपन को याद रखना है। देन सेकंड वाला बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है जिसको अपन कब्ज बोलते हैं, ये क्या होता है? मोस्ट ऑफ जो फूड होता है वो रेक्टम के अंदर लंबे समय तक रुका रहता है, ठीक है, जिससे क्या होता है जो इंटेस्टाइन की जो गति होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल नहीं रहती है, वो अनियमित गति हो जाती है। तो इस रीजन से अंदर इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। देन बात करते हैं इंडाइजेशन, जिसको अपन अपच बोलते हैं, इंडाइजेशन। इसमें क्या होता है? इस डिजीज के अंदर जो भोजन होता है, जो फूड होता है, उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है? पेट भरा भरा महसूस होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपने खाना खा लिया हो, या फिर मसाले युक्त तीखा भोजन आपने कर लिया हो, या फिर हो सकता है पाचक एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, उससे भी इंडाइजेशन वाली प्रोसेस, इंडाइजेशन वाला डिसऑर्डर देखा जा सकता है। देन बात करते हैं फोर्थ डिसऑर्डर की, वॉमिटिंग, जिसको अपन उल्टी शुद्ध हिंदी में वमन बोलते हैं, वमन। अब ये क्या चीज़ है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं कि जब स्टोमक के अंदर फूड स्टोर रहता है, इकट्ठा रहता है, तो वो वापस से माउथ के थ्रू बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग से पहले अपन को हल्का सा ऐसा बेचैनी सा फील होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है, ये जो वॉमिटिंग जो होता है, ये एक प्रकार की प्रतिवृत्ति क्रिया होती है जिसका कंट्रोल कौन करता है? मेडुला के अंदर प्रेजेंट वॉमिटिंग सेंटर यानी वमन केंद्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन करता है? वमन केंद्र द्वारा किया जाता है। तो सारी बातें आज अपन लोगों ने कवर कर ली है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। क्लियर हो गया है? तो आप अभी क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। जो भी मटेरियल, जो भी क्वेश्चंस आपके पास है, वो सभी क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट अपन पोर्शन में बात करते हैं, या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए। अगर
वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हिंदी मीडियम से है या फिर रेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर साइंस स्ट्रीम बहुत ज़्यादा आ रहा है या डीपली आ रहा है, तो आप ये सब यहाँ से देख सकते हो और अच्छे से नोट्स बना सकते हो। तो आप एक काम करना, जितने भी क्वेश्चंस जितने भी अपन ने अब तक इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कवर किया है वो सभी आप एक नोट्स बना लेना और उसको एक बार रीडिंग जरूर लगाना ताकि आपको खुद का एक कॉन्फिडेंस आए कि अपन ने बहुत कुछ सीखा इस टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हो तो भैया पुराने हो जाओ हमसे जुड़कर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।